जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे, जय माता दी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा रस। अगर मैं सही कह रहा हूं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो रस के जो बेसिक प्रश्न थे वो हमने कल देख लिए थे। आज हमें एक एक रस के बारे में पढ़ना है और वो रस है पहला हमारा श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, जिसको हम प्रेम भी कहते हैं। दूसरा, श्रृंगार रस जो है ये रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रस राज भी कहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ रस भी कहलाते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रसराज का मतलब क्या है? रसों का राजा। क्लियर? कुछ बेसिक प्रश्न ये पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके भेद की। इसके दो भेद होते हैं। एक भेद होता है इसका संयोग श्रृंगार और दूसरा भेद होता है इसका वियोग श्रृंगार। दूसरा भेद क्या होता है? वियोग श्रृंगार। इस वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंबन श्रृंगार भी कहते हैं। को क्या कहते हैं? वियोग को विप्रलंबन श्रृंगार भी हम कहते हैं। एक क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलंबन श्रृंगार। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ श्रृंगार रस है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम रति कह रहे हैं। प्रेम है, रसराज, रसों का राजा, सर्वश्रेष्ठ रस भेद माने जाते हैं। संयोग श्रृंगार, वियोग अर्थात विप्रलंबन श्रृंगार। ठीक, यही पढ़ना है ना आज हमें? थोड़ा सा बता देना, मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है भाई, मैं देख के आ गया, यही चल रहा है। ठीक है, यहीं से चीजें हमें शुरू करनी थी। तो इनमें से ये क्या है हमारा? संयोग श्रृंगार कहाँ होगा? संयोग श्रृंगार होगा वहां जहां नायक नायिका का मिलन, स्पर्श, भाव भाव भंगिमा प्रदर्शन हो। भाव भंगिमा मतलब है हाव भाव, बॉडी के इंप्रेशंस। जहां एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी के प्रति प्रेम वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार कहलाता है। क्या कहलाएगा? संयोग श्रृंगार। कैसे? जैसे बतरस, लालच, लाल की, मुरलीधरी,
मुरलीधरी लुकाए। सोहू सोहू करे भोयनी कहे देन नटी जाए। एक तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ भौएं की बात हो रही है, भौओं के द्वारा बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से इंप्रेशंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मुरली को क्या है, छिपाया जा रहा है। कि लुकाए का मतलब होता है छिपाना, गायब करना। तो कोई भी चीज जब छिपाई जाएगी तो उसमें दो व्यक्ति होंगे, एक तो छिपाने वाला होगा और एक वो व्यक्ति होगा जिससे वो वस्तु या पदार्थ छिपाया जा रहा है। तो इसलिए छिपाने की जो क्रिया है वो दो के बीच में होगी। और जब दो व्यक्ति मौजूद हैं तो इसका मतलब संयोग हो गया। क्लियर? तो कोई भी कि आपस में मिलन की बात हो, स्पर्श की बात हो, एक व्यक्ति दूसरे का स्पर्श तब करेगा ना जब दो होंगे, तो संयोग हो गए। मिलन भी दो के बीच में होगा, भाव भंगिमा का प्रदर्शन भी तभी होगा, एक उन इशारों को देख रहा है, दूसरा इशारे कर रहा हो। एक वस्तु पदार्थ प्राणी के प्रति प्रेम वर्णन हो, कोई भी जरूरी नहीं वो नायक नायिका के बीच का ही प्रेम हो। मुझे अगर ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है, इसके प्रति मेरा किसी भी तरह का मोह है, प्रेम है, वो रति कहलाएगा। और जहां रति है वहां श्रृंगार है। मुझे मार्कर अच्छा लगता है तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ये भी अपने आप में प्रेम है, ये भी श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। तो बतरस लालच लाल की, तो यहाँ श्री कृष्ण की मुरली को गोपियों के द्वारा, राधा के द्वारा छुपाया जा रहा है। और सोहू करे भोयनी, भों के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि मुरली हमारे पास है, देने के लिए कहा जा रहा है और मना कर रहे हैं। तो यहाँ गोपियां और भगवान श्री कृष्ण दोनों का क्या हुआ, संयोग हुआ, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से इंप्रेशन हुआ, मुरली को छिपाया गया एक से दूसरे व्यक्ति के द्वारा। इसलिए सारी स्थिति बता रही है कि संयोग श्रृंगार है। दूसरा है आपका वियोग, वियोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन, वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन श्रृंगार। ये कहाँ होगा, जहां नायक नायिका का, जहां नायक नायिका का वीर्य वर्णन हो। वीर्य इसे कहते हैं बिछड़ने को। जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के मिलने की उम्मीद बनी रहे। बिछड़ने के बाद मिलने की उम्मीद बनी रहे। कि बिछड़ने के बाद मिलने की, जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के बिछड़ने के बाद मिलने की उम्मीद बनी रहे, वो क्या कहलाता है, वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन श्रृंगार कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन श्रृंगार कहलाएगा। जैसे
मधुबन मधुबन तुम कहत रहत, मधुबन तुम कहत रहत हरे, मधुबन तुम कहत रहत हरे, बिन श्याम सुंदर के, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। मधुबन तुम कहत रहे थरे, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। एक शब्द हमें बता देता है कि कहाँ कौन सा रस है। रस का पता कैसे चलेगा? किसी भी चीज को पढ़ने के बाद में जो आपको एहसास हुआ, जो फीलिंग महसूस की, जो आपने अनुभूति की, उससे आपको रस के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ जैसे ही आपने पढ़ा कि मधुबन तुम कहते रहते बिन श्याम सुंदर के, तो बिन श्याम सुंदर का मतलब क्या हुआ? श्याम सुंदर चला गया, और जो चला गया तो वियोग हुआ। ये जरूरी नहीं है कि आप इसका अर्थ जानते हो, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इसका अर्थ भाव पता हो। यहां केवल एक शब्द रस बता सकता है। यहां भौएं बता रहे हैं, भौएं के द्वारा इशारा हो रहा है। यहां ये अकेला शब्द बता रहे हैं कि वस्तुओं को छिपाया जा रहा है। छिपाया तब जाएंगे जब दो चीज होगी, एक तो छिपाने वाला होगा और एक जिससे छिपाई जा रही है। तो जब दो हुए वो मौजूद तो संयोग, और जब एक है ही नहीं, गायब ही हो गया, तो वो वियोग, विरह, विप्रलंबन, नायक नायिका का विरह वर्णन हो। मधुबन तुम कहत रहे थरे, यहाँ गोपियां बगीचे को कह रही है, पेड़ पौधे को क्या नहीं, पेड़ पौधों को, बगीचे को, उद्यान को क्या कहते हैं? मधुबन। ये बगीचे का पर्यायवाची है। मधुबन तुम कहत रहे थरे कि ए बगीचे, ए पेड़ पौधों, तुम तो कहते थे कि हमारे तो प्राण श्री कृष्ण के अंदर है। बिन श्याम सुंदर के, आज श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए दूसरी जगह, तो तुम क्यों न जरे, तुम बूढ़े क्यों नहीं हो गए, मुरझा क्यों नहीं गए। जर का अर्थ बूढ़ा होना भी होता है और जर का अर्थ मुरझाना भी होता है। तो यहाँ बिन शब्द हमें बता रहा है कि इसमें वियोग हुआ है। जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के बिछड़ने के बाद मिलने की उम्मीद बनी रही। अब इसमें यह नहीं कि श्याम सुंदर सदा के लिए चला गया हो, वो मौजूद है, जिंदा है, मिलने की दोबारा उम्मीद है। और जो संपूर्णता के साथ चीज विलुप्त हो जाए, दोबारा से मिलने की उम्मीद ही शेष ना बचे, वो करुण रस कहलाता है। आप 5वीं मंजिल पर रहते हो, बालकनी में आए क्योंकि आपको आदत है दूसरे के घर में झांकने की, दूसरे लोगों को देखने की। तो जैसे ही आप दूसरों को देख रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे किसी और से, आंखों से देख रहे थे किसी और को, अचानक हाथ से मोबाइल छूट गया, 5वीं मंजिल से नीचे आ गया ग्राउंड फ्लोर पे। तो जब तक उस मोबाइल से आपकी दूरी है तो वो वियोग है। अगर आपने जाके देखा कि मोबाइल जो नीचे पड़ा है वो डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, वो किसी काम का बचा नहीं है, तो वो करुण रस में बदल जाएगा। आप दुखी होंगे, रोना धोना शुरू हो सकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 30-40 हजार का आपने मोबाइल खरीदा था। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहां एक ही कंडीशन स्थिति में हमें ये, अगर मोबाइल गिरा और उसमें थोड़ा बहुत टूट फूट हुई, मोबाइल चल रहा है, उसके बचने की, ठीक रहने की गुंजाइश बनी है, तो वियोग है। और वो टूट के डैमेज हो चुका है, ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं बची, तो करुण रस है। आपने मोबाइल खरीदा अभी 1 लाख रुपया का, किसी फंक्शन में गए, रिश्तेदार के किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के चले आए घर पे 500 किलोमीटर दूर, घर पे आके याद आया कि मोबाइल तो वहीं रह गया। आपको मोबाइल मिलने की उम्मीद है, वियोग, जब तक आपको मोबाइल नहीं मिलता। लेकिन आप गए थे मार्केट में, वहां किसी ने पॉकेट मारने आपका मोबाइल साफ कर दिया, तो करुण रस में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि मिलने की उम्मीद नहीं बचेगी। तो जहां मिलने की उम्मीद बनी रहे तो वहां वियोग है, जहां मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाए चीजें के दोबारा, तो वो करुण में बदल जाता है। रोना धोना दोनों में होता है। परात पानी को छुओ नहीं हाथ,
नैन आंसुओं से धो दिए पात, ये करुण रस है या वियोग है, ये आपको बताना है। यही करुण और वियोग में अंतर है। परात पानी को छुए नहीं हाथ, नैन आंसू से, परात पानी को छुए नहीं हाथ, नैन आंसू से धो दिए पात, नैन आंसू से धो दिए पात। आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 वियोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर 2 करुण रस, ऑप्शन नंबर 3 संयोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। पंक्ति देगा इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। परात पानी को छुए नहीं हाथ, नैन आंसू से धो दिए पात। जी वेरी गुड। केवल 1% बच्चे जिनको 2024 में भर्ती होना है उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। राइट आंसर ए अर्थात ए वियोग श्रृंगार। कैसे? जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उनकी दयनीय स्थिति को देख के, उनकी दीन दशा को देख के भगवान श्री कृष्ण ने जो पानी मंगवाया था उनके पैर को धोने के लिए, क्योंकि ये प्रथा है, ये प्रचलन है कि जब भी व्यक्ति दूर से चल के आता है, पहले वाहन नहीं होते थे, पैदल रास्ते को नापा जाता था, तो पैदल चल के व्यक्ति आते तो थकावट हो जाती थी, तो उसके पैरों की, शरीर की थकावट गुनगुने पानी में उसके पैर रखवाए जाते थे परात के बर्तन में। फिर उसको पीने के लिए पानी दिया जाता था, खाने के लिए कुछ मीठा दिया जाता था। आदमी की थकान 15 मिनट में साफ, उसके हालचाल बाद में पूछे जाते थे। यहाँ सुदामा बहुत दूर से चल के आए हैं द्वारकाधीश के पास। भगवान श्री कृष्ण ने पानी मंगाया, उनको बैठाया, लेकिन उनकी दीन दशा को देख के वो इतना रोए, क्योंकि उनके परम मित्र थे, उनके दोस्त थे। वो इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए, परात के पानी को हाथ ही नहीं लगा। तो जब व्यक्ति सामने है और जिंदा है और बहुत दिनों के बाद मिलन हो रहा है और उनकी दयनीय स्थिति को देख के तो यहाँ ये आंसू निकले। अगर मिलन नहीं होता तो करुण रस होता। जब आदमी जिंदा है और उसके पैर धोए जा रहे हैं तो वो वियोग की स्थिति हुई ना, तो इसीलिए क्या कहलाएगा? वियोग श्रृंगार, विप्लम श्रृंगार। रोना धोना दोनों में होता है, वियोग में भी और करुण में भी। मान के चलो आपने किसी से शादी की और शादी करके आप विदेश में चले गए नौकरी करने के लिए, और पहले खूब फोन पे बात हो रही है, वो विदेश में रह रहे, पहले 1 साल खूब बातें हुई, दूसरी साल चिट्ठी पत्री का भी जवाब मिलता रहा एक दूसरे को, फिर तीसरी साल मैसेज पे बातचीत हुई, फोन उठाना कम कर दिया कि मैं बिजी हूं यहाँ पर, और चिट्ठी पत्री का जवाब भी नहीं लिखा, क्योंकि धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। ठीक है। और चौथी साल जाके कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है अगला, ना फोन करे फोन उठाए, ना मैसेज का रिप्लाई दे, ना कोई चिट्ठी पत्री का जवाब दे। तो 3 साल तक तो वो क्या था? वियोग था। एक विदेश में था, एक यहां था परदेश में।
मेरा नई नई शादी हुई, 3 साल आपस में बातचीत हुई, शादी के निकल लिया। जैसे पंजाबियों के साथ अक्सर यही होता है, 90% पंजाबियों के साथ यही होता है कि आदमी निकल लेता है कनाडा, यहाँ शादी करेगा आके और निकल लेगा कनाडा, वहां अपनी अलग सेट है, यहाँ अपनी अलग सेट है। तो जब चिट्ठी पत्री का जवाब नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं, फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस, ठीक है, कवरेज क्षेत्र से बाहर, स्विच ऑफ, रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब तक बातचीत हो रही थी, मैसेज का रिप्लाई मिल रहा था, तो वो वियोग है, दूर है एक दूसरे से, देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मिलने की उम्मीद है, उसको कहते हैं वियोग। और जब आदमी फोन ही ना उठाए, रिप्लाई ना दे, तो 2 रीजन है, या तो दूसरी शादी कर लिया है या आदमी निकल गया। तो ये वो क्या कहलाएगा, वो करुण रस कहलाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, करुण और वियोग में अंतर करना है, अदरवाइज आप गलती करोगे। तो अगर श्रृंगार रस समझ में आ गया है, वियोग भी और संयोग भी, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में दूसरा जो रस है हमारा, वो क्या है यहां पर, वो है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं, ह्रास को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हंसी कहते हैं। हास्य रस हंसी क्या है, हास्य रस क्या है, हंसी है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जहां जहां किसी की वेशभूषा, आकृति, हाव भाव, चाल चलन, जहां किसी की वेशभूषा, आकृति, हाव भाव, चाल चलन आदि आदि को देखकर हृदय में ह्रास भाव, ह्रास स्थायी भाव उत्पन्न हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हास्य रस कहते हैं। जैसे जब धूमधाम से जाती है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। सपने में ही अपनी शादी, सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है, सपने में ही अपनी शादी होती दिखती है। तो ये क्या है, हास्य रस ह्रास अर्थात हंसी, हास्य रस ह्रास अर्थात हंसी। क्लियर है। तीसरा करुण रस,
स्थाई भाव क्या है? शोक। क्या परिभाषा है? किसी प्रिय व्यक्ति, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी, प्राणी की क्षति, प्राणी की क्षति, हानि, हानि, नुकसान, त्रासदी आदि को देखकर, के बारे में सुनकर, के बारे में सुनकर, जो, के बारे में सुनकर जो शोक भाव उत्पन्न होता है, जो शोक स्थायी भाव, जो शोक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, के बारे में सुनकर, जो शोक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जो शोक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। जैसे अभी तो मुकुट, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। तो पहचानो जी, कंडीशन अप्लाई करो। तो यहां पर हमें केवल एक एक शब्द बता देंगे कहाँ कौन सा रस है। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सजकर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठू घोड़ी पर। दूल्हे को धक्का दे के खुद घोड़ी पे बैठेगा तो किसका कारण है? हंसी अर्थात हरास। जहां हंसी हरास होगा वहां हास्य रस है। यहाँ पे केवल एक शब्द बता रहे हैं हमें, हाय। तो ये हाय का प्रयोग कहाँ करते हैं? शोक भाव के लिए। हाय हाय, त्राई त्राई, बाप रे बाप, बस करो। शोक को प्रकट करेगा। जहां शोक भाव होगा वहां करुण रस होगा। तो कोई भी प्रिय व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी की कोई क्षति हो जाए, टूट फूट जाए, कोई हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, त्रासदी हो आदि के बारे में सुनकर, देखकर या उसके बारे में पढ़कर हृदय में जो शोक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। कितने हो गए जी हमारे? 3 हो गए।
इसके बाद 4 क्या है? वीर रस। कहाँ है वीर रस? उत्साह में। वीर रस कहाँ है? उत्साह। उत्साह कहाँ होगा? जहां वीरता का वर्णन हो, देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना हो, अत्याचार रोकने का प्रयास हो, दीन दुखियों, अत्याचार रोकने का प्रयास हो दीन दुखियों, अत्याचार रोकने का प्रयास हो दीन दुखियों की रक्षा, दीन दुखियों की रक्षा की जाए, दीन दुखियों की रक्षा की जाए, वो सब क्या कहलाते हैं? वीर रस। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, नन्ना मुन्ना राही हूं, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसे वाली, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द से रस की पहचान हो जाती है। वीर बिना उत्साह के नहीं बन सकते, सिपाही बिना उत्साह के नहीं बन सकते, तलवार बिना उत्साह के नहीं चलाई जा सकती। तो जहां गदा, तलवार, धनुष, बाण, बंदूक चलाने की बात हो तो उसके लिए उत्साह की आवश्यकता है। जहां उत्साह है वहां वीर रस है। तो इसीलिए जहां वीरता का वर्णन हो, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कोई सेंटेंस हो, वाक्य हो, पंक्ति हो, अत्याचार को रोकने का प्रयास हो, दीन दुखियों की रक्षा की जाए, तो उसके लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के वो जो है वीर रस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या था आपका? वीर रस। इसके बाद भयानक रस। रस क्या है? भय।
स्थाई भाव, स्थाई भाव क्या है? भय। कहाँ होगा? जहां जहां जहरीले जहां जहरीले जीव जंतु, हिंसक प्राणी, हिंसक प्राणी सुनसान जगह, एकांत स्थान, सुनसान जगह, एकांत स्थान, सुनसान जगह, एकांत स्थान, घनघोर गर्जना, भयंकर युद्ध, सूखा, अकाल, बाढ़, आगजनी, जहां आग लगी हो, सुनामी, कोरोना, महामारी आदि के कारण, आदि के कारण, आदि के कारण डर का भाव उत्पन्न हो तो क्या कहलाता है? वो भयानक रस कहलाता है। जैसे जैसे एक और अजगरी लखी, एक और अजगरी लखी, एक और अजगरी लखी, एक और अजगरी लखी, एक और मगराए, विकल बटोती बीच में, एक और अजगरी लखी, एक और मगराए, विकल बटोती बीच में, परियो मूर्छा खाए, एक और अजगरी लखी, एक और मगराए, विकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। यहाँ पे एक और कौन है? अजगर, जहरीला जीव जंतु। दूसरी ओर कौन है? मगरमच्छ, जहरीला जीव जंतु। आपकी स्थिति कहाँ है? बीच में। आप क्या हो गए? मूर्छित। मूर्छित कब होगा आदमी? जब भय डर लगेगा, और जहां भय होगा वहां भयानक रस होगा। डर किससे लगेगा? जहरीले जीव जंतु से, हिंसक जानवर प्राणी से, सुनसान जगह से, एकांत स्थान से, घनघोर गर्जना से, जेट एयरवेज भयंकर युद्ध हो, सूखा हो, अकाल हो, बाढ़ हो, आगजनी हो, सुनामी आ जाए, कोरोना आ जाए, भूकंप के तेज झटके आ जाए, महामारी हो कोई भी, ठीक है, जैसे डेंगू फैल रहा है आजकल, तो आदि के कारण डर का जो भाव उत्पन्न होगा उससे क्या है? भयानक रस उत्पन्न होगा। क्या होगा? भयानक रस। अगर यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई है, सब कुछ क्लियर है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर मजा लेके पढ़ रहे हो तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है यहाँ तक?
जी, पंक्ति देके रस पूछ लेगा, डेफिनेशन दे के रस पूछ लेगा, रस दे के 4 डेफिनेशन दे देगा। ठीक है, इस तरह के ही प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। अगर ये पांचों के पांचों रस समझ में आ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद अद्भुत रस कहाँ होगा? विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य जहां हो, विस्मय अर्थात आश्चर्य जहां। कहाँ होगा आश्चर्य? असंभव कार्य को जहां संभव करके, असंभव कार्य को जहां संभव करके दिखाया जाए, असंभव कार्य को जहां संभव करके दिखाया जाए, असंभव कार्य को जहां संभव करके दिखाया जाए, वो क्या कहलाता है? अद्भुत रस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अद्भुत रस। क्लियर? दूसरा, कल्पना से परे की बात हो, कल्पना से परे, कल्पना से परे अकल्पनीय प्रसंगों का वर्णन हो, कल्पना से परे अकल्पनीय प्रसंगों का वर्णन हो, वो क्या है? तीसरा, जहां चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हो, वो भी क्या कहलाता है? जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। अब इसमें अद्भुत रस क्यों है? ये 3 कंडीशन अप्लाई करो। थैंक यू आर्यन, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू। तो ये क्या कह रहा है? विस्मय। विस्मय का पर्यायवाची शब्द समानार्थी दूसरा क्या है? आश्चर्य है। जहां आश्चर्य होगा, विस्मय होगा, वहां क्या होगा? अद्भुत रस होगा। कहाँ कहाँ होगा? जहां असंभव कार्य को संभव करके दिखाया जाए। असंभव कार्य कैसे? आगे नदियां पड़ी अपार, खुद कह रहा है आगे नदी अपार है, उसको पार नहीं पाया जा सकता, बड़ी नदी है। घोड़ा कैसे जाए पार? टेंशन में आ गया। राणा ने सोचा इस पार, राणा सोच ही रहा था नदी के एक पार, तब तक चेतक घोड़ा उस पार था। असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, किसने? चेतक ने। कल्पना से परे अकल्पनीय प्रसंग का वर्णन है, जहां चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हो। तो जहां चमत्कारिक घटना है ही,
जहां वो खुद कह रहा है कि नदी अपार है, उसको पार नहीं पाया जा सकता, तो घोड़ा पलक झपकते ही उस पार पहुंच गया। तो ये चमत्कारी घटना है, जादू हो रहा है। तो यहाँ घोड़े की स्फूर्ति, घोड़े की ताकत, उसकी वीरता को अकल्पनीय प्रसंगों के माध्यम से बताया गया। तो इसीलिए क्या कहलाएगा? अद्भुत रस, विस्मय, अर्थात आश्चर्य। अब आपसे बातें करेंगे, बहुत दिन हो गए आपसे बातें करें, 7 मिनट है हमारे पास, टॉपिक तो तब भी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए बाकी के जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कौन सा बच गया हमारा? 7वां बच गया, विभित्स, विभित्स रस, जिसको क्या कहते हैं? जुगुप्सा। बहुत दिन हो गए यूपीएसआई वालों से बात की होगी जी। एक बच्चे का मैसेज आया कल, देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे का मैसेज ये था कि सर जी, राकेश सर जो पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, अगर राकेश सर से आप मैथ नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब अभी लेवल नहीं है वो, ठीक है। तो उन्होंने मैसेज ये लिखा कि किसी दूसरे टीचर की वीडियो आप डलवा दीजिए, मैथ में राकेश सर का कुछ भी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। तो कई बार जब हम जाते हैं ना किसी रिश्तेदारी में, तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते। तो प्रॉब्लम उसके वहां नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जब हम नई जगह जाके उस माहौल में नहीं डल पाते, तो इसका मतलब हम मैच्योर नहीं हुए, अभी हम परिपक्व नहीं हुए। तो इसलिए गलती अपने अंदर है और ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। ऐसा अनेक बच्चे करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो इसलिए ऐसा बनो, हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन बिल्कुल समझ में ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उस तरह की जो कंडीशन जब पैदा होती है, जब हम अपना मन पहले से बना लेते हैं कि ये सब्जेक्ट, ये टीचर पसंद नहीं है हमें, ये तब होती है जी। मैप में ज्यादातर हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल चीजें पढ़ो। मैप से 2 तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से संबंधित, और एक दूसरे ज्योग्राफिकल। तो मैप अपने आप में किसी भी एग्जाम में जहां जीएस पूछी जाती है 5 नंबर के आते हैं जी जी। ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है, अतुल कह रहा है कैरियर विल बेस्ट टीम। थैंक यू, थैंक यू जी जी। उसका नंबर सेव नहीं था, मैसेज उसका आया था, उसने नाम भी नहीं लिखा। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल विधि के प्रीवियस ईयर पेपर भेज दो, बिल्कुल भिजवा देंगे जी। हालांकि मुझे उम्मीद है डाले होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीजिए, आपके इस बैच में वो करा देंगे। आप हिंदी बोल, थैंक यू। ठीक है, ठीक। आप जो मूल विधि का ना जो आपने पाला है, पता है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यूट्यूब चैनल पे जो आप लोग सुनते हो चीजों को, उसकी वजह से भी आप लोग कई बार जो है ना डायरेक्शन में अलग चले जाते हो। मूल विधि का जो रोल है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर देखें तो मूल विधि के ज्यादातर क्वेश्चन भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। तो वो भारतीय संविधान को अलग करो। बहुत सारे लोग क्या है जीएस के अंदर मूल विधि को खोज के ले आएंगे। मूल विधि आज तक पेपर में भी देखता हूं, पुराने पेपर जब हुए थे तब भी देखे थे, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे थे उस समय। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, कभी भी 6 नंबर से ज्यादा मूल विधि किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछी गई। तो आप जहां से क्वेश्चन ही 6 आने हैं मैक्सिमम, और मैं अभी भी कह रहा हूं 3 से लेके 6 होगी मूल विधि, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो जहां आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके 6 हैं, तो उसके लिए आप इतना एफर्ट्स क्यों लगाना चाहते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मूल विधि की नमत पढ़ो या मूल विधि क्लास वो होनी भी चाहिए और अच्छे टीचर से होनी चाहिए, लेकिन पागलपन नहीं होना चाहिए कि हाथ धो के ही पड़ गए मूल विधि के पीछे। और रीजनिंग जहां सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, उस रीजनिंग को तो आप कभी पढ़ते नहीं है सीरियस हो गए ढंग से। तो अगर आपको एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है, तो रीजनिंग और हिंदी के दम पे होंगे आप। न जीएस न मैथ आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। मूल विधि का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो मूल विधि तो आप पेपर से पहले अगर 15 दिन सीरियस होके आप पढ़ गए तो वही काफी और वही काम आएगी।
फिलहाल की मूल विधि भाई आरपीसी सीआरपीसी उसमें पूछी जाती है। और चूंकि आपका बैकग्राउंड नहीं, अगर आप कांस्टेबल होते, वर्किंग में होते आप, ठीक है, कहीं पे भी पुलिस में हो सकता है आप में से बहुत सारे जो है सिपाही के रूप में नौकरी कर रहे होंगे, तो उनको तो अब की याद की हुई रह जाएगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ही है चीजों में, वे तमाम रोज उनके जो है दिनचर्या में आते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी नौकरी नहीं पाया है सिपाही की और वो डायरेक्ट एसआई की तैयारी कर रहा है, तो अब की याद की गई आरपीसी सीआरपीसी की तमाम धाराएं और अधिनियम आप पेपर तक भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो लर्न करने वाली चीजें, शब्दावली है हिंदी में, आप कितने भी विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी कर लो, लेकिन अगर आप पेपर के दौरान पढ़ के नहीं गए तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आओगे शब्दावली वाला, क्योंकि लर्न करने वाली चीज है, इनका रिवीजन जरूर होना चाहिए, और उस चीज में को आप करके नहीं जाओगे। तो इसीलिए मूल विधि का रोल पेपर के दिनों में केवल 10 से 15 दिन है, और उसमें भी आपको कुछ अधिनियम पढ़ने हैं, एक्ट जिनको कहते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आरपीसी सीआरपीसी पढ़नी है। उसके अलावा उसमें से कोई भी आला गाला बेफालतू की चीज आपको नहीं पढ़नी। वहीं से ही आपके मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 प्रश्न आने हैं। बाकी जो मूल विधि का पार्ट है, जो मूल विधि जिसको आप कह रहे हो, वो भारतीय संविधान का है। उसके लिए आपको भारतीय संविधान की अलग से बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ परीक्षा वाणी की आप बुक ले लो, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, वो भी कारगर है अपने आप में। अपने खुद के सेल्फ नोट्स तैयार कर लो, जो भी जीएस के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ने के बाद में। अब क्योंकि जो मूल विधि जिस सिलेबस को आप मान रहे हो वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, और अपने आप में वहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आने भी है। जीएस में सबसे बड़ी भूमिका भारतीय संविधान निभाएगा, इस बात को ध्यान रखना। जी हमारे पास बहुत टाइम है एसआई के लिए, हम अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, तमाम बड़ी बड़ी मैराथन क्लासें भी ले लेंगे, ठीक है, और तमाम जो कंटेंट है उसको सीक्वेंस में लगा के ढंग से रिवीजन भी हो जाएगा। जी आप मिल सकते हैं बिल्कुल। दशहरे के आसपास मेरी छुट्टियां हैं, 5 छुट्टियां हैं, 20 तारीख से लेके 25 तक। अब तो मैं आपकी क्लास लेके निकल जाऊंगा अभी, ठीक है, ड्यूटी के लिए टाइम भी हो गया है। और 20 से 25 के बीच में अगर आप मिलना है तो मैं ग्रेटर नोएडा हूँ, ठीक है, नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास में मैं रहता हूँ एक सोसाइटी में, ठीक है। फिलहाल तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन बाकी अगर आप मिलोगे 2024 में तो मैं दिल्ली मिलूंगा फिर आपको शालीमार बाग में, क्योंकि मैं हर 2-3 साल में घर चेंज कर लेता हूँ। उसका रीजन है नौकरी चेंज तो घर चेंज, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चे भी उस चीज को थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो आपको भी मैं यही कह रहा हूँ, पहले सिपाही बनो, सिपाही से सब इंस्पेक्टर बनो, सब इंस्पेक्टर से सीधे जाओ आरओ में, यूपीपीसीएस में। आपका फाइनली सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो जाता है तो 2 स्टार लगवा के वर्दी पहन के फूल के कुप्पा नहीं होना है। जो चीज आ जाए उसको संभालो, उसकी खुशियां मत मनाओ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जो मिल गई तो ये समझ के कि ये छोटी थी, हमने एफर्ट्स संघर्ष इससे कुछ ज्यादा किए थे, आगे बढ़ो। बहुत सारे सब इंस्पेक्टर ऐसे थे जो पिछली दोनों भर्तियों में पढ़ाए हुए उनमें से कई स्टूडेंटों का समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ, कुछ का यूपीपीसीएस में हुआ। 2 ऐसे थे जो बीएड किए हुए थे, उनका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्जाम हुआ आयोग के कमीशन के थ्रू, यूपीपीसीएस के थ्रू, वो जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए हैं चम्मनसो पे ग्रेड पे। तो हर तरह का लेवल है बच्चों का अपना, इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए बहुत बड़ा सपना है यूपीएसआई। ये तो जब आप मेहनत करो, संघर्ष करो, सिलेबस को कवर कर लोगे 100% आपको मिलेगा। बशर्ते आपको ये देखना पड़ेगा कि जिनसे आप पढ़ रहे हो उनका लेवल वो ग्रेजुएशन वाला है कि नहीं है। जो ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया हुआ है रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, यूपीएसआई के अंदर हवा में नहीं लेना है। तो इसीलिए थोड़ा सा सीक्वेंस में चीजों को लेके लॉजिकली अभी पढ़ते जाइए आप, आपके पास अच्छा मौका है। और वैकेंसी भी बढ़ेगी 100%। पहले तो 3,500 के आसपास थी, अब मुझे 100% उम्मीद है 5,000 के आसपास एसआई की वैकेंसी निकलेगी। अब उम्मीद देखो जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं, सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी है, क्योंकि सरकार की मंशाएं होती हैं बहुत सारी एक बड़ी भर्तियों के पीछे, क्योंकि वैकेंसी कम भी होगी। ऐसी भर्तियां हैं एसआई की जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग जो है फार्म भरेंगे। तो सरकार की जो टीम होती है जो इस काम को करती है, जो एक माहौल तैयार करती है किसी भी स्टेट में सरकार के पक्ष में, तो वो कहीं ना कहीं जानबूझ के अभी उसकी जो रिपोर्ट है, सर्वे हुई है कि ये सही मौका नहीं है सरकार के पक्ष में चीजों को करने के लिए।
तो जैसी सरकार को लगेगा कि नहीं अब माहौल बनाया जा सकता है भर्तियों के माध्यम से, तो वो एक साथ अनेक भर्तियां देगी और उस समय फिर वो टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप पढ़ाई जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप भर्ती होना चाहते हो, वो भी 4200 लेवल पे, उसके लिए आप फार्म का वेट ना कीजिए, पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए, लॉजिकली सीक्वेंस में चीजों को अपने तैयार रखिए। हैंड राइटिंग से जितनी चीजें आप तैयार कर लोगे वो आपके काम की हैं, और जिसको आप वर्बली सोच सोच के आप छोड़ दोगे फिर उसके लिए आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना रिवीजन किए फिर वे चीजें आपके काम नहीं आएगी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में विविध जुगुप्सा स्थायी भाव के साथ।